नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से बड़े अपडेट के साथ। 16 लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा आज कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन है। प्रधानमंत्री मोदी कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे भी कॉन्क्लेव में भाग लेंगे। बड़ा अपडेट दिल्ली से। आज SOUL लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आज का कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन होगा और पीएम मोदी कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। तो बड़ा अपडेट है और इसी खबर को लेकर हमारी सहयोगी भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं फोनो लाइन पर। भारती, आज उद्घाटन किया जा रहा है SOUL लीडरशिप कॉन्क्लेव का। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में उद्घाटन करेंगे। क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? जी पूनम, देखिए, दिल्ली में पहले सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। सोल मतलब स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप और इसके द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है और भारत मंडपम में आयोजित होगा। इसमें आपको बता दूं पूनम की राजनीति, खेल, कला, मीडिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय, सामाजिक क्षेत्र और आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े नेता जो हैं वो अपनी व्यक्तिगत नेतृत्व यात्रा के बारे में यहाँ पर बातचीत साझा करते हुए नजर आएंगे। अगर पूनम मैं इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य की बात करूं तो एक पीढ़ी को प्रेरित करना इसका उद्देश्य है, जहाँ वक्ता अपने व्यक्तिगत नेतृत्व अनुभव साझा करेंगे और जिससे उपस्थित लोगों को नेतृत्व के विविध दृष्टिकोणों पर गहरी समझ प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ देखिए, अभी तक की जानकारी की मैं बात करूं पूनम, तो इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है DY चंद्रचूड़ उनका नाम है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास का नाम है, ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक नेता VK शिवानी, शतरंज के जो विश्व चैंपियन अभी देखिए हाल ही में बने हैं D गुकेश, उनका नाम इसमें है। इसी के साथ साथ पिरामल समूह के प्रमुख जो है अजय पिरामल, उनका नाम है और भारतीय एंटरप्राइजेस के जो चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल, वो भी इसमें शामिल होंगे वक्ता के रूप में। ऐसी जानकारी जो है वो मिली है। इसी के साथ साथ पूनम आपको बता दें कि सोल के प्रभारी निदेशक जो हैं सौरभ जौहरी, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि केवल दूसरों का मार्गदर्शन करना इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है उन्हें दूरदृष्टि और उद्देश्य और निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना। उन्होंने ये भी कहा कि जनहित के महान उद्देश्य के लिए ये किया जा रहा है और सोल में हमारा उद्देश्य औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में राजनीतिक नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाने में मदद करना है और इसमें उन लोगों को शामिल करना है जो केवल राजनीतिक वंश से नहीं बल्कि योग्यता, प्रतिबद्धता और सार्वजनिक सेवा के प्रति जुनून के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो तमाम तरीके की बातें वो कहते हुए नजर आए पूनम, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो SOUL है यानी सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव नेतृत्व और समाज पर इसके गहन प्रभाव पर सार्थक संवाद को बढ़ावा देने का ये अनूठा अवसर प्रदान करता है, जिससे एक ऐसा मंच तैयार होता है जहां नए विचार पनप सकते हैं और अगली पीढ़ी के नेता प्रेरणा जो है वो इससे पा सकते हैं। यानी कि देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य देखिए पूनम अभी तक ये नहीं है कि राजनीति से जो है वही नेता की परिभाषा समझता है या नेता बनने का गुण रखता है। जो लोग सेवा करते हैं, जनहित की सेवा करते हैं, उनको भी एक बड़ा मंच जो है प्रदान करता है सोल। आपको बता दें कि गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के बाहरी इलाके में ये स्थित है। SOUL एक निजी तौर पर वित्त पोषित नेतृत्व संस्थान है, जिसे आज की दुनिया में नेतृत्व की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए, जो मैंने पूनम आपको बताया, कि आवश्यक उपकरणों को बिल्कुल भारती, क्योंकि गुजरात में ये एक संस्थान है और जो प्रामाणिक नेताओं को सार्वजनिक भलाई के लिए अभी आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता था, लेकिन अब इससे लेकर आगे के अलग अलग क्षेत्रों में भी अब सक्षम लोगों को बनाया जाएगा। सिर्फ नेताओं की भलाई के लिए नहीं, इसमें जो दुनिया और सार्वजनिक नीति है, व्यवसाय है, सामाजिक क्षेत्र है, कला, खेल और मीडिया जैसे क्षेत्रों में भी इसका योगदान रहेगा। भारती, बिल्कुल, शुरुआत में पूनम मैंने आपको ये जानकारी दी थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ नेता के दृष्टि से नहीं बल्कि मैंने तमाम आपको सेक्टर भी गिनाए थे कि उन सेक्टरों में ये जो है महत्वपूर्ण काम करता हुआ नजर आएगा पूनम। और देखिए, इसमें भूटान के जो PM हैं शेरिंग तोब्गे, वो इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। वो कल ही आ गए थे और उनका स्वागत जो है केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जो है पवित्रा मार्गरीटा, उन्होंने किया था। और आज देखिए वो एक मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में जो है सम्मिलित होते हुए आपको नजर आएंगे। ये कार्यक्रम पूनम आज भी है और कल भी, यानी कि 21 और 22 फरवरी तक ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित होगा। और अगर सोल लीडरशिप की बात करूं पूनम, तो यही है, कॉन्क्लेव में पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स,
आर्ट और मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, बिजनेस और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग अपना एक्सपीरियंस जो है वो इसमें शेयर करेंगे। जो महत्वपूर्ण बात इसको लेकर कही जा रही है, जैसे कि अभी जो है सबसे ज्यादा सवाल लोगों के दिमाग में ये है कि आखिरकार सोल का काम क्या है। तो सोल का साफ तौर पर देखिए स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप है, गुजरात का ये इंस्टीट्यूशन है और इसका मकसद भारतीय राजनीति में ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, बल्कि वे अपनी लीडरशिप क्वालिटी, योग्यता और सामाजिक सेवा के माध्यम से कुछ नया करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने पर ये सोल जो है वो बिल्कुल, और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए इसका जो है उद्घाटन आज किया जाएगा। भारती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली से बड़ा अपडेट, जहां 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में 71 साल बाद सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन में 1200 प्रतिभागी शामिल होंगे। 2600 से ज्यादा कविताएं की जाएंगी पेश। 50 पुस्तकों का विमोचन भी किया जाएगा। सम्मेलन में 100 बुक स्टॉल भी लगाए जाएंगे। बता दें कि सम्मेलन में 1200 प्रतिभागी शामिल होंगे। 2600 से ज्यादा कविताएं पेश की जाएगी। 50 पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा और इसी के साथ ही सम्मेलन में 100 बुक स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। तो वहीं सोनिया गांधी से जुड़ा बड़ा अपडेट, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं सोनिया गांधी। तो बड़ा अपडेट, बता दें कि दिल्ली से सोनिया गांधी से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में सोनिया गांधी को भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल सुबह तक अस्पताल से डिस्चार्ज उन्हें किया जा सकता है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के बाद बीते गुरुवार देर शाम को अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो सोनिया गांधी को रूटीन चेकअप के लिए भर्ती कराया गया और आज हो सकता है कि उन्हें डिस्चार्ज दिया जा सके। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। विधायक नीरज बोरा ने अभिभाषण पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। अभिभाषण पर चर्चा के बाद शुरू होगी बजट पर चर्चा। 20 फरवरी को पेश किया जा चुका है यूपी का बजट और इसमें कई योजनाएं उत्तर प्रदेश के लिए लाई गई हैं, राज्य के लिए लाई गई हैं। सदन में पृथक बुंदेलखंड राज्य का भी मुद्दा उठाया जाएगा। बता दें कि सदन में बुंदेलखंड एक अलग राज्य बने, ये मुद्दा भी उठाया जाएगा। आज चौथा दिन है। अभिभाषण पर चर्चा के बाद बजट पर चर्चा शुरू होगी। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। बता दें कि लगातार तीसरे दिन यूपी राज्य का बजट पेश किया गया था। अब तक का योगी सरकार का सबसे बड़ा बजट ये रहा और इसमें तमाम योजनाओं पर जोर दिया गया और इसी के साथ ही महिलाओं, कृषि, युवाओं के लिए कई योजनाएं राज्य सरकार लेकर आई। और आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई जाएगी, ये मुद्दा उठाया जाएगा, इस पर हंगामा देखने को मिल सकता है। बता दें कि 11 बजे सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी और आज बजट पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने को लेकर भी हंगामा किया जा सकता है। तो आज बजट सत्र का चौथा दिन और इसी के साथ ही बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग यहां उठ सकती है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, आज चौथा दिन है बजट सत्र का। बजट पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही बुंदेलखंड को लेकर जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि बुंदेलखंड एक अलग राज्य बने, इसे लेकर भी आज हंगामा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूनम, अगर देखा जाए कि जिस तरीके से आज विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है और चौथे दिन भी विपक्ष कहीं न कहीं हंगामा कर सकता है। हालांकि आज सुबह 11 बजे से विधानसभा सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, क्योंकि कल अगर देखा जाए तो कल बजट पेश किया गया है। एक आर्थिक बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है। ऐसे में अगर देखा जाए कि विपक्ष की भूमिका अगर देखी जाए तो विपक्ष की भूमिका भी काफी अहम आज देखने को मिलेगी। कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बजट पेश होने के बाद, उसमें साफ तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है वो एक खोखला बजट है। उस बजट में किसानों पर चर्चा नहीं की गई है। उस बजट में अगर देखा जाए
तो कई ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं की गई है। जी। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगर देखा जाए तो उनका एक भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो भी दिखाया था कि उसमें किसानों को जो गन्ना मूल्य का जो बकाया राशि थी वो देने की बात कही गई थी। बिजली की दरों पर कमी करने की बात कही गई थी, किसानों को बिजली फ्री देने की बात कही गई थी। तो इस बजट में इस तरीके की चीजें नहीं दिखी गई है। हालांकि आज अगर देखा जाए तो आज 11 बजे के आसपास विधानसभा बजट सत्र का जो चौथा दिन है उसकी शुरुआत होगी। चौथे दिन बजट पर चर्चा की जाएगी। अगर देखा जाए तो जो राज्यपाल महोदय का अभिवादन है उस पर भी चर्चा की जाएगी। बुंदेलखंड को एक अलग जिला देने की जो बात कही जा रही, बुंदेलखंड पर भी चर्चा की जाएगी। तो ऐसे जो कई अहम मुद्दे हैं उस पर आज चर्चा विधानसभा में की जाएगी। हालांकि आज बिल्कुल आशीष, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि 7 विधायकों की बैठक हुई और बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया। विधायक ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सड़कों पर उतरा जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो सरकार की ओर से। देखिए अभी क्या है, अगर देखा जाए कि आज बुंदेलखंड को अलग जो राज्य बनाने की जो बात कही जा रही है उस पर आज मंथन किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि विधायकों की बैठक में ये निश्चित हो चुका है, लेकिन आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान किस तरीके की चर्चा होती है बुंदेलखंड को लेकर के, इस पर मंथन किया जाएगा। हालांकि देखना बस यही होगा कि आज का दिन जो वो विपक्ष जो है किस तरीके से हंगामा करता है, बुंदेलखंड को अलग जो राज्य बनाने की बात कर रही है उस पर किस तरीके से चर्चा की जाती है। कई ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर आज देखना होगा कि किस तरीके से विधानसभा में चर्चा होती है, ये देखने वाली बात होगी। और कल जिस तरह से बजट पेश किया गया आशीष, उसमें काफी सहूलियत यहाँ मिली राज्य के लोगों को, क्योंकि चाहे पर्यटन हो, विकास हो, धर्म हो, सभी को लेकर यहाँ राज्य सरकार की ओर से जनता को योजनाएं जो हैं वो दी गई हैं और उन पर जल्द ही काम भी शुरू किया जाएगा। देखिए निश्चित तौर पर पूनम, अगर देखा जाए कल का जो बजट था वो उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐतिहासिक बजट था और नवा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो इस बार हर तबके के लोगों का ख्याल रखा गया है। अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक के लोगों का भी ख्याल रखा गया है। जिस तरीके से 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही जा रही थी उस पर भी ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ किसानों का भी उस पर ध्यान दिया गया है। अगर देखा जाए तो शिक्षा पर भी उस बजट में ध्यान दिया गया है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ये ऐतिहासिक बजट कहा जा सकता है, एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने कल पेश किया है। ऐसे में आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। आज विपक्ष किस तरीके से भूमिका निभाता है विधानसभा में, क्योंकि बजट पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो राज्यपाल के अभिवादन पर भी चर्चा की जाएगी। तो विपक्ष किस तरीके से, देखिए 18 फरवरी से अगर देखा जाए तो बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, राज्यपाल का अभिवादन शुरू हुआ था और विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया गया था। तो ऐसे में आज राज्यपाल के अभिवादन पर जब चर्चा की जाएगी तो विपक्ष की भूमिका किस तरीके से रहती है ये देखने वाली बात है। और क्योंकि शुरुआत से ही विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ आशीष नजर आया है, कई मुद्दों को लेकर उसने हंगामा किया। आज चौथा दिन है, आज देखने वाली बात होगी कि विपक्ष किस तरह से अपने मुद्दों को रखता है। क्या शांतिपूर्वक मुद्दे विपक्ष की ओर से रखे जाएंगे या फिर इसी तरह चौथे दिन भी हंगामा देखने को मिलेगा आशीष? देखिए पूनम, क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार वो मुद्दे उठा रहा है जो मुद्दे विपक्ष पहले भी उठाता रहा है। अगर देखा जाए तो प्रयागराज महाकुंभ का मुद्दा विपक्ष ने उठाया, संभल का मुद्दा विपक्ष ने उठाया, साथ ही साथ किसानों का मुद्दा उठाया। कल एक नया मुद्दा और देखने को मिला है कि जिस तरीके से अयोध्या में जो जमीन किसानों की जो जमीन ली गई है उस पर किसानों को मुआवजा उतना नहीं दिया गया है, जो जमीन दर रेट है उस दर रेट से नहीं दिया गया है। तो ऐसे कई जो मुद्दे हैं वो विपक्ष लगातार उठाता रहा है। आज चौथा दिन है, चौथे दिन की कार्रवाई किस तरीके से रहती है, विपक्ष अपनी बात किस तरीके से रखता है, किस तरीके से विपक्ष विरोध करता है, ये देखना होगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झांसी में ट्रांसफर की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा कर्मचारी बीएसएनएल विभाग के ग्रुप डी का बताया जा रहा है। कर्मचारी पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी मिली थी, काफी समय से ट्रांसफर की मांग पर अड़ा था। मांग पूरी न होने पर टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा करते हुए नजर आया। पुलिस ने समझाकर कर्मचारी को टावर से नीचे उतारा। तो झांसी की तस्वीरें, मांग पूरी न होने पर टावर पर चढ़ गया कर्मचारी।
पुलिस ने समझाकर कर्मचारी को टावर से नीचे उतारा। बता दें कि ट्रांसफर की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा था कर्मचारी और बीएसएनएल विभाग के ग्रुप डी का ये कर्मचारी बताया जा रहा है। पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी कर्मचारी को मिली थी। काफी समय से ट्रांसफर की मांग पर अड़ा था कर्मचारी, लेकिन उसका ट्रांसफर नहीं हुआ और उसके बाद मांग पूरी न होने पर टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा करता हुआ नजर आया। पुलिस ने समझाकर कर्मचारी को टावर से नीचे उतारा। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।